स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब नहीं करना है, पहले क्लास को लो, उसके बाद में अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है आपके एग्ज़ाम के बारे में कि कब होंगे और किस बेस पे होंगे, तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी करना ही होता है, ठीक है। और आपको बता दें जो आपकी क्लास ये रहने वाली है बीएड फर्स्ट ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, जिसकी आपकी 2 क्लास कराई जा चुकी हैं। आप चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो आज आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये है 42 नंबर। और दूसरी बात यह है कि आपको हमारे साथ में रिप्लाई करना है इसका। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप क्लास को देखते रहते हो, सुनते रहते हो, आप रिप्लाई कुछ करते नहीं हो। ऐसे लगता है कि आप बिना पढ़ाई करे जो है क्लास देखने के लिए आ गए हो। तो बिना किसी देरी के आ जाइए, क्लास पे चलते हैं। अब आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया है? ब्रह्मचर्य को, या फिर संन्यास को, या फिर वानप्रस्थ को, या फिर गृहस्थाश्रम को? बताइए किसको बताया गया है। तो ये बताया गया है गृहस्थाश्रम को। गृहस्थाश्रम को इसीलिए बताया गया है क्योंकि हमारा जो गृहस्थ होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें परेशानी आती है गृहस्थ जीवन में, क्योंकि परिवार का जो पालन पोषण है हमें इसी में करना होता है। तो काफ़ी सारी जो है समस्याएं आती हैं, आपको पता होगा, बच्चों की फीस भरनी होती है, ये सब झंझट जो होते हैं इसी में होते हैं। तो इसीलिए इसको समस्त आश्रमों का मूल बताया गया है, ठीक है। और हाँ, अब दूसरी बात एक और सुन लीजिए, इनको जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला होता है ये होता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य होता है ये होता है 25 वर्ष तक की आयु का आपका ब्रह्मचर्य होता है। इसमें मतलब ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और दूसरा है गृहस्थ जीवन। जो गृहस्थ जीवन होता है आपका ये होता है 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु का, ठीक है, जिसमें कि शादी वगैरह हो जाती है, अपना बालक बच्चे मतलब अपने परिवार को संभाल रहे होते हैं, इसको गृहस्थ जीवन बोलते हैं, 25 से 50। और तीसरा होता है वानप्रस्थ जीवन। जो वानप्रस्थ जीवन होता है ये होता है 50 से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु का, ठीक है। और हमारा जो चौथा होता है ये होता है 75 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु, जो कि संन्यास जीवन जिसको बोलते हैं, है ना। आपके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक आतुरता तथा कामना का सर्वथा परित्याग कर दिया है। यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी चाहिए? बताइए, संन्यास में, या ब्रह्मचर्य में, या गृहस्थ में, या वानप्रस्थ में? मैंने बताओ कि जो संन्यास जीवन होता है हमारा किस आयु में होता है? आपको बताया था 75 से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु का संन्यास जीवन होता है। और जो ब्रह्मचर्य होता है ये होता है 25 वर्ष तक की आयु का। और गृहस्थ 25 से लेकर के 50 तक का, और वानप्रस्थ 50 से 75 तक। तो जब इसमें परित्याग किया जा रहा है तो ये होता है संन्यास जीवन, ठीक है। और वैसे आप भी अपने मोबाइल फ़ोन का इतना संन्यास कर सकते हो कि जो आप इंस्टा वगैरह पर रील्स वगैरह देखते हो ना, इसका जो संन्यास है आपको करना है ये ब्रह्मचर्य में करना है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, वर्णों का निर्माण सात्विक राजसिक और राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? अच्छा, आप ये बताइए, सबसे पहले आपने महाभारत देखा है क्या, और किस किस ने देखा है? क्योंकि अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये किस ग्रंथ में लिखा गया है, बताओ। तो ये लिखा गया है हमारा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी से, महाभारत में। और इसको जान लीजिए, जो हमारा सात्विक होता है ये क्या होता है, और राजसिक होता है ये क्या होता है, और तामसिक क्या होता है। अगर हम सात्विक की बात करें तो ये होता है इंसान शुद्ध, मतलब आध्यात्मिक होता है इसमें, और मेहनत करता है, मतलब जो हमारा कर्म करने का होता है उस काम को करता है ना। और इसका जो जीवन होता है ना सात्विक का, ये हमारा औसत दर्जे का जीवन जीता है ये व्यक्ति जो होता है, क्योंकि इसमें खान पान और अपना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से मतलब हर तरह से इसमें व्यक्ति होता है, तो उसको बोला जाता है सात्विक। और हमारा जो राजसिक होता है ये कौन सा होता है? ये होता है आपका जो अपनी प्रतिष्ठा और शासन के लिए जो कुछ भी करता है, मतलब उनको ज़्यादा महत्व देता है, पैसे को, बैंक में, मतलब अपनी जॉब हुई, या फिर अगर वो राजनेता है तो अपना शासन हुआ, उसको ज़्यादा महत्व देता है। इसको बोलते हैं राजसिक, मतलब सात्विक राजसिक। अगर बात करें तामसिक, तामसिक कौन होता है? तामसिक ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से कष्ट नहीं देना चाहते, मानसिक और अपना शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से खुद को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं तामसिक व्यक्ति। समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे।
आगे आपका क्वेश्चन आ ही गया, सात्विक प्रवृत्ति का पोषक किसे माना जाता है बताओ। ब्राह्मण को माना जाता है, या वैश्य को माना जाता है, या वानप्रस्थ को, या फिर शूद्र को, बताइए। जो सात्विक होता है ये होता है ब्राह्मण, क्योंकि जो ब्राह्मण का जो काम होता है ये होता है ज्ञान, संस्कार और शिक्षा देना। हालांकि आजकल तो सब गोलमेल हो गया, आपको पता होगा। ब्राह्मण हो या फिर कोई भी हो, सारे लोग जो है फ़ोन पे बिजी होते हैं, है ना। अपना इंस्टाग्राम हो गया और रील्स वगैरह, जो ये सब फालतू फंड की जो चीज़ होती है इनमें लगे रहते हैं। अदरवाइज उनका काम अलग ही होता है ना। तो बताइए सात्विक प्रवृत्ति का कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया, है ना। और एक और बात जान लीजिए इसके साथ में, ये भी 4 भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। और इनके काम सुन लीजिए क्या होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में आगे काम भी आएंगे। ब्राह्मण का काम क्या होता है, ज्ञान, संस्कार और शिक्षा देना। और क्षत्रिय का, ये जो दूसरों को क्षति से बचाए, यानी क्षत मतलब हानि से बचाए, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। यानी कि योद्धा होते थे ना, क्षत्रिय योद्धा जो बोला जाता है। कितने बड़े योद्धा हुए हैं क्षत्रियों में, आपको पता ही होगा। और तीसरा है वैश्य। वैश्यों का काम क्या है, कृषि और पशुचारण और व्यापार का जो काम होता है ये वैश्यों का होता है। और जो चौथा है ये होता है शूद्र। आप में से जो है काफ़ी सारे तो शूद्र प्रवृत्ति के ही होंगे, क्योंकि उनका काम होता है निशाचरी, राक्षसी, प्रेत कर्म करने वाला। यानी कि फेसबुक पे लगे रहना, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते रहना, तो ये काम नहीं है आपका। और रात को 12-12 बजे जो जगते हैं, कौन होता है वो, राक्षसी और प्रेत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये काम आज से आप बंद कर दो। कौन कौन बंद कर रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, तामसिक प्रवृत्ति किस वर्ग में पाई जाती है, शूद्रों में, या ब्राह्मण में, या क्षत्रिय में, या वैश्यों में। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अभी आपको बताया था जो तामसिक प्रवृत्ति होती है, ये ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते, ना ही मानसिक रूप से जो है कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ फ़ोन से ही लगे रहो, है ना। ऐसे लोग होते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग, ये होते हैं आपके शूद्र, है ना, जो निशाचरी, राक्षसी और प्रेत कर्म करने वाले होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, क्षत्रिय में कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। आपको भी बताया था, जो अपनी प्रतिष्ठा और शासन को अधिक महत्व देते हैं वो कौन से होते हैं, राजसिक होते हैं ना, सात्विक राजसिक जिनको जो बोला जाता है, ये होगा सात्विक राजसिक, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है यह है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है। यह किस शास्त्र में कहा गया है। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये विषय आपका ऐसा है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो मानो आपने उसका आंसर दे दिया। तो समझते हैं इसकी लैंग्वेज को। केवल उपनयन संस्कार, जो उपनयन संस्कार बोला जाता है किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है जो जनेऊ पहना जाता है। आप जानते हो क्या जनेऊ क्या होता है, बताना आप कमेंट बॉक्स में अगर आपने कोई जनेऊ पहनता हुआ देखा या जानते हैं कि जनेऊ क्या होता है। जिन जो नहीं जानते उनको बता दें, जो जनेऊ होता है ये सूत का एक धागा होता है ना। इसको जो पहना जाता है, जो बाएं हाथ का हमारा जो कंधा होता है और दाएं हाथ की भुजा होती है, इसके नीचे जो पहना जाता है, उपनयन संस्कार को जो बोलते हैं इसको। इसके बाद ही द्विज बनता है। द्विज मतलब ब्राह्मण बनता है। यह किस शास्त्र में कहा गया है बताइए, न्याय शास्त्र में, या धर्मशास्त्र में, या उपनिषद में, या हिंदू धर्म शास्त्र में, बताओ। ये बोला गया है आपका हिंदू धर्म शास्त्र में। अच्छा आप ये जानते हो ये उपनिषद क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो समझ लिए आसान भाषा में। देखो वेद होते हैं हमारे 4, तो वेदों में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन हालांकि मैंने कभी वेद नहीं देखा है, अगर आपने देखा हो तो बताना, अगर पढ़ा हो तो बताना, है ना। तो वेदों में जो लिखा गया है उसको कहानी के रूप में जो लिखा गया है ये उपनिषद में लिखा गया है, क्योंकि जो वेदों की भाषा है वो अलग तरह की भाषा है, लेकिन जो उपनिषद में है ये कहानी के रूप में, कहानी जैसे देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी हो गए, प्रकृति, चर अचर, और इन सभी के जो माध्यम से जो बना करके जो बताई गई है कहानी, है ना, सही ढंग से, जिससे कि आपके समझ में आ सके, तो उसी को जो है उपनिषद बोलते हैं, है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यह किसने कहा था हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, बताओ। गांधी जी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, या नेहरू ने, या इंदिरा गांधी ने, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ये बोला था राजेंद्र प्रसाद ने, है ना।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है। होता है ये सामाजिकरण एक प्रकार का जो सीखना ही होता है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। जो इंसान जैसा देखेगा वही तो सीखेगा। तो यह किसने कहा है बताइए? जॉनसन ने बोला है, या रूसो ने बोला है, या फिर नैन्सी ने बोला है, या फिर रॉस ने बोला है? बताओ किसने बोला है? जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा। ये बोला है जॉनसन ने। जॉनसन का नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम है ये हेजल एम जॉनसन, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है यह कथन किसका है? समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बताओ किसने बोला है? क्योंकि सबके अपने अलग अलग कथन हैं, वही इसमें पूछा गया। बताओ समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया किसने बोला है? सोरोकिन ने बोला है, या नैन्सी ने बोला है, या जॉनसन ने, या वॉटसन ने? बताओ जल्दी से इसका आपको राइट आंसर देना है, जल्दी दिया करो। तो ये बोला आपका वॉटसन ने, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है समाजीकरण की प्रक्रिया मैं और मुझे में अंतर किस विद्वान ने किया है? अच्छा, वैसे तो ये जो दिया है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको बता दें। ये बोला है मीड ने, है ना, ऑप्शन बी। लेकिन ये समझ लेते हैं मैं और मुझे में अंतर किस तरह से। देखो इन्होंने जो बोला है ये बोला है जो दूसरे लोग, यानी कि दूसरे लोगों का मतलब समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, तो वो तो हो गया मुझे, ठीक है। और दूसरे लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं उसी बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये हो गया मैं। यानी कि जो दूसरे लोग, यानी कि समाज आपके बारे में ये सोचता है कि आप अच्छे लोग हो, है ना, तो ये इसका मतलब हो गया मुझे, है ना। और जो समाज आपके बारे में जो सोच रहा है उस बारे में आप क्या सोच रहे हो, ये हो गया मैं। तो इसका जो अंतर है ये मीड ने बताया है। इसके अलावा एक और शब्द आता है जो स्वयं बोला जाता है, जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। स्वयं का मतलब सेल्फ। सेल्फ के बारे में भी समझ लो क्या होता है। सेल्फ का मतलब होता है अंततः, मतलब इन दोनों के बाद अंततः मैं अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ उसको बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इदम मतलब ईगो तथा सुपर ईगो को समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया है? बताओ फ्रायड ने किया है, या फिर आपका ड्रेडो ने किया है, या फिर आपका ऑगस्ट ने किया है, या फिर कूले ने किया? बताइए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फ्रायड, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि आपको कल भी बताया था कि ये 3 शब्द होते हैं। एक होता है इदम यानी ईगो, एक होता है अहम, है ना, और एक होता है परा अहम जिसको सुपर ईगो बोला जाता है। इसको समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया? ये किया है फ्रायड ने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो बताना, ये एक अलग टॉपिक है जो है, ये तीनों शब्द का आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका खुला समूह कौन सा है? बताओ जाति या धर्म या सामाजिक या वर्ण? तो पहले आप समझ लीजिए जो खुला और बंद है इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मान के चलो आप किसी भी जाति में हो और आप चाहो कि आपको दूसरी जाति में जाना है, तो क्या आप चले जाओगे? नहीं जा सकते हो बिल्कुल। अपने आप में बेशक चले जाओ, लेकिन जो समाज की जो नज़र है उसमें आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो, है ना। और धर्म, सेम धर्म में भी यही हाल है, और वर्ण इसमें भी यही आपका हाल है। तो खुला समूह कौन सा होता है? सामाजिक। सामाजिक खुला समूह है, बाकी ये जो है बंद समूह है ना। जाति भी बंद समूह है आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? बताओ जो हमारी आदर्श सामाजिक जो व्यवस्था होती है ना, जो समाज होता है वो किसे ज़्यादा महत्व देता है? सत्ता को देता है, या धर्म को देता है, अधिकारों को, या कर्तव्यों को? बताओ किसको देता है? बताओ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें होगा कर्तव्य। आप ऐसे समझ लीजिएगा, मान के चलो आप यूपी में रह रहे हो और आपकी कोई भी गवर्नमेंट है ना, जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा महत्व दोगे, यानी कि वोट भी उन्हीं को दोगे ना। और अगर वो गलत कर रहे हैं आपके लिए तो बिल्कुल भी आप उनको समर्थन नहीं करोगे, है ना। तो इंसान जो है कर्तव्यों को अधिक महत्व देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है आर्य समाज कैसा समूह है? बताओ सामाजिक, वर्ण, धार्मिक या जाति?
आर्य समाज जो आपका समूह है, बताओ कौन सा है? ये आपका धार्मिक समूह। और आपको ये बताना है जो आर्य समाज की स्थापना की है किसने की है। आप ना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते हो जो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, करना है आपको। और आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। ये है आपका, यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जातीय संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। किसने बोला है बताओ? सिडनी लो ने, या आगबर ने, या फिर निम्कोफ ने, या फिर हेड्रिक ने? बताओ किसने बोला है? तो ये बोला है सिडनी लो ने। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ कौन थे? विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना कब हुई, बताओ? आपको पता होना चाहिए, ये हुई थी 1947 में। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, कोठारी या राधाकृष्ण या फिर आपके ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियार, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा होगा जल्दी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, आपका राइट आंसर है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे 1952 से 53। आपको ये भी याद रखना है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई ईयर चेंज होके आ जाए और फिर भी आप जो है इसी पे टिक लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए किससे जाना जाता है? विश्वविद्यालय आयोग, या फिर उच्च आयोग से, या कोठारी आयोग से, या मुदलियार आयोग से? बताओ। इसको जाना जाता है आपका मुदलियार आयोग से। और हाँ, इसके अलावा जो ये तीनों आयोग हैं ना, इनके बारे में अगली क्लास तक पढ़ के आना है। आपको क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, आपको रिप्लाई करना है उसका अच्छे से। बताइए, शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ है कब हुआ था? 1964 से 66 में, या फिर आपका 1966 से 68 में, या 1971 से 1972 में, या 1960 से 66 में? बताओ कब हुआ था? इसका हुआ था 1964 से 66 में जो है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। आपको आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको समझ आई या नहीं आई ये भी बताना है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आपको बताना है। तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं, आगे मिलेंगे किसी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें।